तो आज शुरू करेंगे एटॉम्स चैप्टर का पीवाईक्यू। पहले कुछ बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 दीज आर ऑल बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 से जाएंगे। इफ ए बॉडी कंटेन्स n1 electrons and n2 protons, the total amount of charge on the body is। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्जेस। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n1। कितने प्रोटॉन्स हैं? n2। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज बस नेगेटिव में आता है, प्रोटॉन का चार्ज बस पॉजिटिव में आता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो यहाँ पे जब हमें निकाल क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो हमेशा याद रखना हमें E का वैल्यू प्लस माइनस का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज फॉर्मूला में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तुम्हें ए की जगह कितना बिठाना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो टोटल चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा माइनस करेंगे। पॉजिटिव कितने हैं? n2 प्रोटॉन्स हैं, और हर प्रोटॉन का चार्ज कितना है? E। तो n2 इंटू ई। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं मेरे पास? n2, और हर प्रोटॉन का चार्ज कितना है? E। तो एक प्रोटॉन का चार्ज 1e, 2 प्रोटॉन का चार्ज 2e, इस तरह से n2 प्रोटॉन्स का चार्ज n2e। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा n1e। तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव जो भी आंसर आएगा दैट इज ऑलवेज द नेट चार्ज। तो इसका ऑप्शन होगा टी। 6 and 7 थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी, दीज आर ऑल थ्योरी क्वेश्चंस। नोट्स में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। थ्योरी क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तुम्हें जस्ट क्वेश्चन समझना है, उनका आंसर नोट्स में है तो लिख लो, नेट से देखना है तो देख लो। यू हैव टू जस्ट लर्न द क्वेश्चंस बाय हार्ट। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं। दीज आर थ्योरी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14। An alpha particle is accelerated through a potential difference of 100 volt। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना मेंटेन किया? 100 वोल्ट। अल्फा पार्टिकल का चार्ज हमेशा कितना होता है? 2e। हमेशा याद रखना, अल्फा पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ 2e। 1 ई का तो ऑलरेडी पता है। तुम्हें पूछा गया है द स्पीड एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का स्पीड हम कैसे निकालेंगे? एक वेरी सिंपल फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई इंटू वी। वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ई वी। क्योंकि अल्फा पार्टिकल है तो यहाँ पे ई के जगह पार्टिकल का चार्ज आएगा, एम के जगह अल्फा पार्टिकल का मास आएगा, और सॉल्यूशन में वेलोसिटी आएगा। ठीक है, तो इट विल लुक लाइक दिस। तो यहाँ पे हम डालेंगे हाफ एम। अल्फा पार्टिकल का मास कितना लेना है? 6.4 इंटू 10⁻⁻27 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मास की जगह लिख लेंगे 6.4 इंटू 10⁻⁻27 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू ई। ई स्टैंड्स फॉर चार्ज। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है तो चार्ज कितना होगा? 2e। जिनको नहीं पता, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम 2 पॉजिटिव, इसीलिए इसका चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, यानी 2 प्रोटॉन्स, तो 2 इंटू ई। तो क्यू के चार्ज की जगह बिठा दिया हमने 2e इंटू वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100। यहाँ से तुम्हें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी स्क्वायर विल बी 2e के जगह हम लिखेंगे e के जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये पूरा चीज़ यहाँ चला जाएगा तो 2 तो ऊपर चला गया। अच्छा, पहले पूरे चीज़ को नीचे लिख लेते हैं, ये साइड से पूरा यहाँ पे आ जाएगा। 6.4 इंटू 10⁻⁻27 इंटू, बस। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। ये जो अरेंजमेंट बन गया ना यहाँ पे कि ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, दिस इज व्हाट द वेलोसिटी इज। स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें वेलोसिटी निकालना है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला हम यूज करेंगे लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई रूट ओवर 2 एम क्यू वी। 2 तो 2 रहेगा, m की जगह मास आएगा, ये वाला मास। q स्टैंड्स फॉर चार्ज, चार्ज कितना डालेंगे? 2e। v स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, कितना डालेंगे? 100 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34। क्वेश्चन नंबर 15। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। ये तो नोट्स में हो जाएगा। अगर नोट्स में तुम्हें नहीं मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर नेट। नेट से देख के पहला वाला थ्योरी वाला पार्ट तुम कर सकते हो इजीली। सेकंड पार्ट कह रहा है
Determine the distance of closest approach when an alpha particle of kinetic energy 3.95 mega electron volt approaches a nucleus जिसका atomic number is 79, stops and reverses its direction. तो stops and reverses its direction मतलब वो ही distance of closest approach है. नोट्स में हमें पता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है 1/4πε0 ट्वाइस Z² डिवाइडेड बाय KE. हमेशा याद रखना नोट्स में जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है दैट इज फॉर ए अल्फा पार्टिकल ओनली. और जब अल्फा पार्टिकल होगा तो यहाँ पे चार्ज होता है ट्वाइस Z². जस्ट फॉर रिवीजन अल्फा पार्टिकल का खुद का चार्ज होता है 2e और जिस न्यूक्लियस पे हिट करता है उसका चार्ज होता है Ze. तो Q1 Q2 तो यहाँ जब फॉर्मूला आता है 1/4% Q1 Q2 तो ये 2e इंटू Ze मिल के अल्टीमेटली ट्वाइस Z² आता है. ठीक है, दिस इज ऑलरेडी डन इन द नोट्स. तो इस केस में 2IC ये तो हो गया फॉर्मूला. नीचे आता है काइनेटिक एनर्जी. नोट्स में ध्यान से देखना 1/4πε0 ट्वाइस Z² डिवाइडेड बाय हाफ mv². अब हाफ mv² इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी बाय क्वेश्चन कितना गिवन है 3.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो पहले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे. मेगा को कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁶. तो 3.95 इंटू 10⁶ EV. अब EV को कन्वर्ट कैसे करेंगे जूल में बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो EV को अगर आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स मेगा जूल. सो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई एंड EV को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई. अब ये जो पूरा नया वैल्यू है इस पूरे वैल्यू को आपको काइनेटिक एनर्जी की जगह बिठा देना है. ठीक है, देन आफ्टर दैट 1/4πε0 इज नथिंग बट 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू Z कितना गिवन है 79 इंटू E² यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल्डिंग स्क्वायर. ये पूरा चीज 3.95 है, इसको ऑलमोस्ट 4 लिख सकते हो. ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं है तो यू कैन राइट दिस. अब ये पूरा टर्म जो है इसके साथ एक बार कट गया एंड देन यू कैन कट दिस. ठीक है, तो इस तरह से काट कूट के यू विल फाइंड ए क्लोज एनफ आंसर. जहां तक आए वहां तक ही छोड़ सकते हो. जो भी आंसर आएगा दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो क्वेश्चन नंबर 16 ग्रेगर मार्स्टन व्हाट डू B एंड थीटा रिप्रेजेंट. तो B ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स इम्पैक्ट पैरामीटर और थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B फॉर थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 180. बहुत ही सिंपल स्टोरी है. अगर किसी पार्टिकल को बिना डिफ्लेक्शन के पास होना है कि पार्टिकल आया अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के सामने से बिना किसी डिफ्लेक्शन के निकल गया, ऐसे होने के लिए हम मान के चलते हैं कि दिस डिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी, क्योंकि जितना दूर जाएगा स्कैटरिंग उतना ही कम होगा. तो द मैक्सिमम डिस्टेंस वी कंसिडर इट टू बी इन्फिनिटी, कि वहां से अगर कोई अल्फा पार्टिकल पास करके जाएगा तो उसे न्यूक्लियस की वजह से कोई डिफ्लेक्शन फेस करना नहीं होगा. और डिफ्लेक्शन क्यों होता है? बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, तो रिपल्शन होता है. बट अगर वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से इनफाइनाइट इम्पैक्ट पैरामीटर में जाएगा तो उसे कोई डिफ्लेक्शन फेस करना नहीं होगा. तो एट थीटा इक्वल टू 0 यानी नो डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर कितना होगा? इन्फिनिटी. अब अल्फा पार्टिकल कब 180 डिग्री डिफ्लेक्ट करेगा? तो जब अल्फा पार्टिकल 180 करने के लिए अल्फा पार्टिकल को सीधा आके न्यूक्लियस को हिट करके रिटर्न जाना होगा. ऐसे केसेस में द इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0. इट इज ऑलमोस्ट टचिंग द न्यूक्लियस यानी इन द लाइन ऑफ द न्यूक्लियस. तो जब इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा तब एंगल विल बी 180 डिग्री. तो यहाँ का दो ऑप्शन के यही आंसर होंगे. ड्रॉबैक्स नोट्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, वहां से लिख लेना. अल्फा पार्टिकल के प्रॉपर्टीज यू कैन राइट फ्रॉम द नेट. आई थिंक इट इज देयर इन द नोट्स बट मैं श्योर नहीं हूँ, तो नेट से लिख लेना अल्फा पार्टिकल के प्रॉपर्टीज. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18. इन ग्राइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट एन अल्फा पार्टिकल ऑफ 5.12 MeV एनर्जी, जो एनर्जी गिवन है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, अप्रोचेस ए गोल्ड जिसका Z = 195 है
तो वही इम्पैक्ट पैरामीटर निकालना है एज इट इज़ पहले वाला क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी को पहले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10⁶। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस फॉर्मूला में डाल देंगे। अल्फा पार्टिकल रहेगा तो इस फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल, ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर नेट से देख के जरूर लिखना। व्हाट वुड हैपन इफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉम वर स्टेशनरी। कहानी सिंपल है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी बन गए तो इलेक्ट्रॉन्स पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना बंद हो जाएगा। बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसलिए लग रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। तो अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल लगना बंद हो जाएगा। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कॉलम्स फोर्स अपनी तरफ खींचेगा न्यूक्लियस। तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस पे सुसाइड कर लेते और कोई एटॉम बचता ही नहीं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये तो नोट से लिख लोगे। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, के इज बम्बार्डेड ऑन ए गोल्ड फॉइल, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर। तो एक आर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए एक अल्फा पार्टिकल को हमने बम्बार्ड किया है, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, के। तो फॉर्मूला तो यही कहता है ना, 1/4πε0 2 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई के अल्फा पार्टिकल के लिए। अब के काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना गिवन है, के। तो काइनेटिक एनर्जी इज के। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऑफ डबल द काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी को दुगना कर दें तो ये आर जो वैल्यू है वो कितना होगा। अब एक शॉर्टकट ट्रिक यही होगा कि अगर मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को डबल करना है तो यहाँ पे एक 2 लगाना होगा। तो अगर हम इधर एक 2 लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक 2 लगाया तो इधर भी तो 2 लगाना होगा, तो ऑटोमेटिकली आर बिकम्स हाफ। अगर तुम्हें इतना नहीं करना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट्स टेक दिस एज द न्यू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर डैश, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दुगना हो चुका है। अब तुम्हें इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो कभी भी रिलेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, रेशियो। सो यू डू आर डैश बाई आर, तो ये बन जाएगा 1/4πε0। उसको हम के लिख सकते हैं, 1/4πε0 को के इंटू ट्वाइस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। अब जब आर से डिवाइड करोगे तो वो उल्टा हो जाएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का के है, अच्छा यहाँ पे ज़्यादा के हो गए ना, झमेला हो जाएगा, बहुत सारे के हो गए। इसको 1/4πε0 लिख लेते हैं। हाँ, आर डैश डिवाइडेड बाय आर जब लिखेंगे तो उसको उल्टा लिखना होगा, तो 4πε0 इंटू काइनेटिक एनर्जी का के डिवाइडेड बाय ट्वाइस एटीएस। ये काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ के होगा, काइनेटिक एनर्जी का 2 टाइम्स इंटू ट्वाइस जेड स्क्वायर। ट्वाइस जेड स्क्वायर 4πε0 और काइनेटिक एनर्जी का आंसर रहेगा 1/2। यानी बेसिकली आर डैश इक्वल्स टू r/2। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता था, इधर भी 2 लगा के, तो इधर 2 लगाएंगे तो इधर ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। यानी नया रेडियस पहले रेडियस का हाफ होगा। ठीक है, तो यू कैन डू इट बाय टेकिंग रेशियो और लाइक दिस। ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना बस। गाइगर मार्स्टन का मतलब होता है रदरफोर्ड। What results do you expect if alpha particle scattering experiment is repeated using a thin sheet of hydrogen in place of gold foil? तो अगर अल्फा ले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम गोल्ड फॉइल की जगह हाइड्रोजन से करेंगे तो क्या होगा। ये ऑलरेडी क्लास में एक बार मेंशन्ड है, तो हम दोबारा बोल रहे हैं कि इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल का वजन कितना होता है। अल्फा पार्टिकल इज ए हैवी पार्टिकल, इट इज मेड ऑफ हीलियम। तो हीलियम इज क्वाइट हैवी, उसको तुम 4 AMU जितना मान सकते हो। तो अगर हम एक थीन शीट ऑफ हाइड्रोजन को यूज करेंगे गोल्ड फॉइल की जगह तो क्या होगा। अब अल्फा पार्टिकल इज मच हेवियर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 AMU के बराबर होता है, अल्फा पार्टिकल उससे 4 गुना ज़्यादा हैवी है। तो अगर एक पेपर को लोहे के बॉल से शूट करोगे तो क्या होगा, लोहे का बॉल पेपर को फाड़ के निकल जाएगा बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो वही होगा,
This is because in place of hydrogen is used in gold foil, then the scattering angle will not be large enough, because अल्फा पार्टिकल इतना हैवी है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस उसको ज़्यादा रिपेल नहीं कर पाएगा, वो बहुत ही हैवी पार्टिकल होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन. So the scattering angle will not be large enough. This is because mass of hydrogen is less than the mass of incident alpha particles. Thus, the mass of scattering particle is more than the target nucleus. जिस पार्टिकल को तुम स्कैटर कर रहे हो वो तुम्हारे टारगेट न्यूक्लियस से ज़्यादा हैवी है. As a result, alpha ray will not bounce back if solid hydrogen is used instead of in alpha ray scattering experiment. पहले क्या हो रहा था, हम लोहे के बॉल को एक भारी ऑब्जेक्ट मान लो एक वॉल के साथ टकरा रहे थे, तो जब लोहे का बॉल वॉल को टकराएगा तो वापस घूम के जा सकता है या वॉल का टकरा के डिफ्लेक्ट हो सकता है. पर जब लोहे का बॉल एक पेपर पे मारोगे तो वो बिना डिफ्लेक्शन के निकल जाएगा, कभी रिटर्न आएगा ही नहीं, बिकॉज पेपर इतना पतला चीज़ है. तो वही होगा अगर अल्फा पार्टिकल तुम्हारे टारगेट न्यूक्लियस यानी हाइड्रोजन ले रहे हो तुम, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा हैवी है, तो वो हाइड्रोजन को फाड़ता हुआ निकल जाएगा, उससे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं. ये वाला क्वेश्चन आराम से करना, नोट्स में है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में से ये कवर करना. क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डी नॉट. तो क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस कितना बोला गया है, डी नॉट. यानी ये देखो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आके यहाँ तक आया काइनेटिक एनर्जी लेके और रिपेल हो रहा है बाय द न्यूक्लियस. अब रिपेल होते 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 काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, यहाँ पे आते आते काइनेटिक एनर्जी पूरा खत्म हो गया. अब इस न्यूक्लियस ने मुझे रिपेल करके रिटर्न भेज दिया, तो मैं न्यूक्लियस के कितना करीब आ चुका हूँ, यहाँ तक. तो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो बाय क्वेश्चन है डी नॉट. इफ अल्फा पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय ए प्रोटॉन, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल विल बी रिक्वायर्ड टू मूव द सेम डिस्टेंस. तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि नया काइनेटिक एनर्जी कितना होगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अल्फा पार्टिकल के केस में हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/4 ट्वाइस ई जेड डी डिवाइडेड बाई डी नॉट लिख सकते हैं. अब सवाल ये कहाँ से आया, थोड़ी देर पहले हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था उसमें उसमें ध्यान से देखो. काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे था, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पे था. काइनेटिक एनर्जी यहाँ चला गया, क्लोजेस्ट अप्रोच नीचे आ गया, बस साइड चेंज. उस टेक्निक से मुझे क्या समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/4 फॉर अल्फा पार्टिकल. चार्ज कितना होता है, ट्वाइस ई. न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, जेड ई, तो ट्वाइस ई जेड ई या फिर हम 2 जेड भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्लोजेस्ट अप्रोच डी नॉट. अब सेकंड केस में अल्फा पार्टिकल कन्वर्ट हो चुका है सिर्फ एक प्रोटॉन में. सेकंड केस में वी आर यूजिंग जस्ट ए प्रोटॉन. अब अल्फा पार्टिकल का मास चार्ज कितना होता है, ट्वाइस ई. प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ई. तो प्रोटॉन का चार्ज इनटू न्यूक्लियस का चार्ज. पहले किया था अल्फा पार्टिकल का चार्ज इनटू न्यूक्लियस का चार्ज. अब करेंगे प्रोटॉन का चार्ज इनटू न्यूक्लियस का चार्ज. क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को सेम रखना है फॉर द सेम क्लोज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो यहाँ पे भी डी नॉट ही होगा. अब तुम्हें नया काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गया. तो के ई डैश डिवाइडेड बाई के ई, इसका और इसका रेशियो ले लो, आंसर विल बी हाफ. थ्योरी क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना. Question number 30. The ratio of maximum frequency and minimum frequency of light emitted in Balmer series of hydrogen spectrum in Bohr model is. अब ये वाले क्वेश्चंस हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में भी, तो हम एक बार जस्ट एक छोटा सा रिकैप टाइप का दे देते हैं. हमेशा याद रखना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स मैक्सिमम एनर्जी means minimum wavelength means maximum jump. और उसी तरह से ये सीरीज भी तुम्हें याद रखना है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स मिनिमम एनर्जी मीन्स
मैक्सिमम वेवलेंथ मीन्स मिनिमम जंप। इस सीरीज को अच्छे से याद रखना, ठीक है, बहुत बार काम में आएगा। मतलब ये कॉपी में नोट डाउन करके रेड मार्किंग मार्किंग करके रख लो। जब भी क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हमें क्या समझ जाना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम वेवलेंथ या फिर मैक्सिमम जंप। मैक्सिमम जंप मार देना है, ठीक है, वेरी गुड। कौन सी सीरीज के लिए? फॉर बालमार सीरीज। तो मैक्सिमम जंप हम कहाँ से मार सकते हैं? सबसे ऊंचा लंबा जंप हमेशा इन्फिनिटी से हो सकता है। इससे कुछ भी मारोगे वो छोटा ही होगा। इन्फिनिटी वाला जंप इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल जंप। किसी भी एटॉम में इनफाइनाइट शेल से पहले शेल या सेकंड शेल में जंप करना ही हमेशा सबसे लंबा माना जाता है, बिकॉज उससे ज़्यादा दूर हम जा नहीं सकते। तो फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वी विल जंप फ्रॉम इन्फिनिटी। तो एन आई यानी इनिशियल कौन सा होगा हमारा जंप? हम किससे मार रहे हैं, किससे जंप करना स्टार्ट किया है? इनिशियल इन्फिनिटी। किसके लिए निकालना है? बलमार, यानी फाइनल कितना होगा? हमेशा 2। सेकंड केस में कह रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हमें जंप सबसे छोटा मानना है, मिनिमम जंप चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स मिनिमम जंप। मिनिमम जंप कब होगा बताओ तो ज़रा। इस केस में सबसे छोटा जंप हमेशा इससे इस पे ही होगा, या फिर इससे इस पे, या फिर इससे इस पे। मान लो फॉर बलमार तो सेकंड शेल, यानी 3 से 2 पे आएंगे वही सबसे छोटा होगा। 4 से आओगे तो लंबा हो जाएगा, 5 से आओगे तो और लंबा हो रहा है। तो फॉर बलमार यानी सेकंड शेल, ऑब्वियसली 3 से 2 विल बी कॉल्ड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम जंप। मिनिमम जंप यानी कहाँ से जंप मारेंगे? थर्ड वाले शेल से। थर्ड से कहाँ पे आना है? 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों केसेस में रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला पता है हमें, 1/λ। नाउ वी ऑलरेडी नो न्यू लैम्डा इक्वल्स टू सी। आगे मैं और दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आई विल एक्सपेक्ट यू कि ये तुम्हें पता होगा। तो न्यू लैम्डा इक्वल्स टू सी, यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं कि न्यू बाई सी इक्वल्स टू 1/λ। लैम्डा इधर से इधर चला गया, 1/λ। सी यहाँ से नीचे आ गया, तो न्यू बाई सी इक्वल्स टू 1/λ। तो 1/λ इक्वल्स टू न्यू बाई सी इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है नोट्स में, रिचबर्ग कांस्टेंट इक्वल्स टू 1/nf² माइनस 1/ni²। इस फॉर्मूला को हम एक बार यूज़ करेंगे फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एक बार यूज़ करेंगे फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसके बाद रेशियो ले लेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो जब हम पहले केस में यूज़ करेंगे तो केस नंबर 1 के लिए ये फॉर्मूला विल लुक लाइक दिस, न्यू 1 सी, तो सी रहेगा। व्हाट विल बी द माय फाइनल शेल? माय फाइनल शेल विल ऑलवेज बी बलमार के लिए 2। एंड फॉर मिनिमम, सॉरी, फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, पहला वाला केस ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा जंप सबसे दूर होगा, तो दिस विल बी इन्फिनिटी। दिस इज केस 1। अब केस 1 में 1/∞² इज 0, तो ये टर्म तो पूरा ही गायब हो जाएगा। यू विल बी लेफ्ट विथ 1/4, ठीक है। अब सेकंड केस में आते हैं, केस 2 में इट विल बिकम न्यू 2/c इक्वल्स टू आर एच। अब हमें जंप कहाँ से मानना है? 3 से 2 पे, बिकॉज बलमार सीरीज, तो 1/2² माइनस 1/3²। दिस इज इक्वेशन 2। वट यू हैव टू डू इज 1/2। तो जब 1/2 करेंगे तो न्यू 1/c इंटू सी बाई न्यू 2 हो जाएगा। ध्यान रखना डिविजन में c ऊपर चला जाएगा। So nu 1 by c into c by nu 2 will be equal to RH by 4 into ये 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। तो this will come out to be 36 5/36, ठीक है। इसका आंसर आता है 5/36। तो द अल्टीमेट आंसर विल बी 36/5 RH। तो यहाँ से तुम्हारा सी सी कट गया, आर एच कट गया, 4 9 36, तो आंसर आ गया तुम्हारा 9/5। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये रेशियो, फ्रीक्वेंसी का रेशियो न्यू 1 बाई न्यू 2 यानी मैक्सिमम बाई मिनिमम, ये मैक्सिमम बाई मिनिमम का रेशियो कितना आ गया? 9/5। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, हमें केस 1 केस 2 दो केसेस लेने हैं और उसके बाद 1 से 2 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस टर्म का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें फ्रीक्वेंसी का गेम है तो इसको नहीं लिखना ही नहीं है।
ये तुम्हारे समझने के लिए था कि ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ कैसे आया। ठीक है, तो एग्जाम में हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर रेशियो ले लेंगे, काम खत्म। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। हाँ, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोर, तो याद रखना ये बोर के पोस्टुलेट्स हैं, ये लिखने होते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। Question number 32. The ground state energy of a hydrogen atom is 13.6. If electron makes a transition from an energy level 1.51 to 3.4, तो 1.51 से 3. माइनस 1.51 से माइनस 3.4 पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर गया है। Then calculate the wavelength of the spectral line emitted and the name of the series. Very good. अब स्पेक्ट्रल लाइंस का वेवलेंथ निकालने के लिए पहले हमें जानना होगा कि ये शेल कौन से हैं। ठीक है, ये शेल नंबर क्या है, ये शेल नंबर क्या है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दिस फॉर्मूला। ठीक है, इन चीज़ों को अभी से ध्यान से सीख के रखो। कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये एनर्जी वाला फॉर्मूला, E इक्वल्स टू -13.6/n²। यहाँ पे हम पहले केस में माइनस एनर्जी की जगह कितना डालेंगे, -1.51 EV इक्वल्स टू 13.6 EV डिवाइडेड बाई n²। यहाँ से हमारा n का वैल्यू क्या आ गया, 3। अब इलेक्ट्रॉन ने इस शेल से जंप मारा था, तो इसे हम इनिशियल मान के चलेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 3.4। 3.4 इज माई फाइनल शेल, तो -3.4 इक्वल्स टू -13.6, ये फॉर्मूला। यहाँ से हमें एन एफ का वैल्यू कितना आ गया, 2। फाइनल शेल अगर 2 है तो इट इज़ ऑलवेज बलमार। हमें सीरीज पता है, फाइनल शेल 1 होगा तो लाइमन, फिर बलमार, फिर पास्चन, इस तरह से चलता जाता है। तो सेकंड शेल यानी बलमार सीरीज। तो हमें शेल नंबर्स मिल गए। अब वेवलेंथ निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, 1/λ इक्वल्स टू आर एच 1/nf² माइनस 1/ni²। एन एफ के जगह एन एफ का वैल्यू यानी 2, एन आई के जगह 3। आर एच इज ऑलरेडी नोन इन द नोट्स। ठीक है, ये देख लेना, इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है नोट्स में, आर एच। क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, नेम द सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन विच लाइज इन विजिबल रीजन में कौन रहता है, यूवी रीजन में कौन रहता है, इनका नाम लिखना है। ऑब्वियसली विजिबल रीजन में बलमार सीरीज, यूवी रीजन में तुम्हारा लाइमन सीरीज, इस तरह से अलग 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 सीरीज के आपको नाम मिल जाएंगे, नोट्स में ऑलरेडी मैंशनड है। ध्यान से देखना, सीरीज वाले पार्ट को नोट्स में फोकस करना, ये ऑलरेडी मैंशनड है। Write Bohr's formula to calculate the wavelength of visible light emitted by hydrogen and explain the meaning of each and every symbol used. तो तुम्हें बलमार सीरीज के लिए वो इक्वेशन ऑफ वेवलेंथ लिखना है, यानी यही वाला फॉर्मूला लिखना है, बट एन एफ के जगह कितना लिखना है, 2, और स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा। ध्यान रखना, विजिबल लाइट यानी बलमार सीरीज। ठीक है, तो क्वेश्चन जब कह रहा है तुम्हें फॉर्मूला लिखने के लिए, तो यू ही इज आस्किंग यू फॉर द बलमार सीरीज, यानी एन एफ की जगह हमें 2 लिखना है, और इस फॉर्मूला में सारे टर्म्स का मीनिंग समझाना है कि लैम्डा वेवलेंथ मीन करता है आर एच रीडबर्ग कांस्टेंट, एन आई इनिशियल शेल नंबर। ठीक है, 34 द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6। तो ग्राउंड स्टेट हमेशा याद रखना शेल नंबर 1 को कहा जाता है। ठीक है, shell number 1 is called ground state. The energy needed to ionize each atom from its second excited state. Second excited state मतलब n equals to 3। ये चीज़ें हमेशा याद रखना, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से चलता जाता है। ग्राउंड मीन्स 1, फर्स्ट एक्साइटेड 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये जो नंबर है, दिस आर शेल नंबर्स। ठीक है, इसे n नंबर बोलते हैं, और ये नाम है ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कह रहा है थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड शेल। तो ऑब्वियसली हमें बस एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, ग्राउंड का हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें थर्ड शेल का निकालना है। थर्ड शेल का 1 -13.6/3² इक्वल्स टू -1.5। अब -1.5 वाले शेल को आयोनाइज करने के लिए हमें कितना चाहिए, +1.5। ठीक है, हमेशा याद रखो व्हाट इज आयोनाइज, आयोनाइज मीन्स टू ब्रेक इट फ्री। तो -1.5 का क्या मतलब है, -1.5 यानी पहला शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, यानी एक इलेक्ट्रॉन है जो थर्ड शेल पे बैठा हुआ है, और उसको न्यूक्लियस ने कितने फोर्स के साथ बांध के रखा है, -1.5। इसको न्यूक्लियस से फ्री करके लेके जाने के लिए हमें कितना एनर्जी देना होगा,
इसको निकाल के लेके जाने के लिए हमें 1.51 देना होगा, वो भी प्लस में। सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर माइनस में किसी को बांध के रखा है तो निकालने के लिए प्लस दे दोगे तो वो निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2 स्टेट। तो तुम्हें वहां पे सेम एनर्जी निकालना है, और वही आंसर होगा पॉजिटिव में। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, बिकॉज द फॉर्मूला इज -13.6 बाई एन स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, उसी का पॉजिटिव इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट आयोनाइजेशन एनर्जी। Question number 36. The energy required to excite an electron of hydrogen atom from its ground state to second excited state मतलब third। तो ground state में हाइड्रोजन की एनर्जी कितना होता है, -13.6। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड स्टेट में जाने के लिए कितना चाहिए, n इक्वल्स टू 3, तो -13.6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। इसका आंसर आएगा -1.5। तो कितना एनर्जी एक्स्ट्रा लिया, पहले तो था ही ना मेरे पास -13.6, अब -13.6 बढ़ के, ध्यान रखना ये नेगेटिव वैल्यूज है, -13.6 चेंज होके या बढ़ के -1.5 हो चुका है। तो डिफरेंस कितना होगा, बड़े वैल्यू से छोटा वैल्यू माइनस करेंगे तो नेगेटिव में उल्टा होता है हमेशा, याद रखना। तो -1.51 से हमने -13.6 को नेगेट किया है, डिफरेंस निकाला है। तो डिफरेंस कितने का आया, 12.09। तो दैट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्साइट करने के लिए, यानी तुम्हें उकसा के मुझे ग्राउंड स्टेट से सेकंड तक लेके जाना है। तो अगर मुझे तुम्हें उकसा के ग्राउंड से सेकंड तक लेके जाना है, तो ग्राउंड में ऑलरेडी था तुम्हारे पास -13.6, उकसा के मैं तुम्हें यहाँ पे लेके चला गया हूँ, यहाँ पे तुम्हारा 1.51 हो चुका है, तो एक्स्ट्रा मैंने कितना दिया, 12.09। यहाँ पे ऑलरेडी था -13.6, यहाँ पे तुम्हारा -1.5 है, तो बीच में एक्स्ट्रा मैंने कितना ऐड किया है, मैंने प्लस में तुम्हें 12.09 दिया है। चेक करके देख लो, -13.6 प्लस 12.09 विल गिव यू -1.51। क्वेश्चन नंबर 37। Question number 37. The energy of electron in the excited state of hydrogen atom is -0.85. If h is Planck constant, the angular momentum कितना होगा। तो एनर्जी ऑलरेडी गिवन है, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू एन एच बाई ट्वाइस पाई, जहाँ पे h है प्लैंक कांस्टेंट, ऑलरेडी हमें वैल्यू पता है, 2 पाई तो कांस्टेंट ही है, हमें n नहीं पता। n स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर नंबर ऑफ शेल, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक एनर्जी गिवन है। तो हम एनर्जी के फॉर्मूला से नंबर ऑफ एन नंबर निकालेंगे, क्या यूज करके, E इक्वल्स टू -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, जहाँ पे E के जगह वी विल पुट द वैल्यू ऑफ E। तो E का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, E इज -0.85। अब यहाँ इसको सॉल्व करके हमें n का वैल्यू मिल जाएगा, और उसी n का वैल्यू हमें यहाँ पुट करके बाकी सबके वैल्यूज डालेंगे तो हमें एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। बट बाकी सबके वैल्यूज तुम्हें डालना भी नहीं है, बिकॉज ऑप्शन में तुम्हें बस n का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तुम्हारा ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये खुद से ट्राई करना। 38. A hydrogen atom makes a transition from n equals to 5 to n equals to 1 orbit। तो 1 में आ रहा है यानी लाइमन सीरीज। द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड इज लैम्डा, तो लैम्डा वेवलेंथ बाहर गया है। द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड व्हेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2 ऑर्बिट इज। तो पहले बोला गया है कि 5 से 1 में आ रहा है तो वेवलेंथ लैम्डा है, फिर पूछा गया अगर 5 से 2 में जाएगा तो वेवलेंथ कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन, पहले देखो, हमें पता है 1/λ इक्वल टू आर एच, कौन से शेल फाइनल शेल कौन सा है, 1 स्क्वायर माइनस इनिशियल शेल स्क्वायर। यहाँ से हमने साइड वाइड चेंज किया, हमें आर एच का वैल्यू मिल गया। ठीक है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर इज 24/5। साइड चेंज करने के बाद ये नंबर्स, बस तुम्हें इतना, यहाँ ये वाला टर्म आएगा 24/5, 24/25, 25 इधर चला गया, 24 नीचे आ गया। ठीक है, तो 25λ/24। अब सेकेंड केस के लिए 1/λ डैश इक्वल टू आर एच। अब फाइनेंशियल है 2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। आर एच का वैल्यू हमें पहले से पता है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ये है 1/4 माइनस 1/25, इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
Question number 39. The radius of nth orbit in Bohr model of hydrogen atom is proportional to. nth orbit का क्या फॉर्मूला है? R इक्वल्स टू आर नॉट एन स्क्वायर. देखना नोट्स में ये फॉर्मूला मैंने बार बार मेंशन किया है, जहाँ पे आर नॉट स्टैंड्स फॉर बोर रेडियस. तो R और N के बीच में क्या रिलेशन है? R एंड N आर कनेक्टेड बाय स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ना थोड़ा ध्यान से देखना है. इसमें दो दो केसेस होते हैं, तो केस 1 एंड देन केस 2. तो इस तरह के क्वेश्चन स्पेशली तुम्हें आर एच का वैल्यू एग्जाम में ऐसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तुमसे कि तुम आर एच का वैल्यू डालो. दे वांट यू टू यूज द फर्स्ट केस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एच. क्योंकि अगर तुम चाहो तो तुम डायरेक्ट आर एच का वैल्यू डाल के बिना ये पहला वाला स्टेप किए ही सेकंड स्टेप को सॉल्व कर सकते थे. आर एच का वैल्यू तुम्हें जो सीखा हुआ है यहाँ पे डाल दो, बाकी सब तो गिवन था ऑलरेडी. तो इन सच केसेस द क्वेश्चन इज गिविंग यू एन ऑप्शन कि हम तुम्हें दो केसेस इसीलिए दे रहे हैं ताकि तुम पहले केस से आर एच निकाल सको, उसे सेकंड केस में डाल सको. दे डोंट वांट यू टू पुट द वैल्यू ऑफ आर एच, बिकॉज अगर तुम यहाँ पे आर एच डाल दोगे ना तो तुम्हारा आंसर कभी भी इन ऑप्शन के साथ मैच नहीं करेगा. तुम्हारा आंसर एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएगा जहाँ पे तुम्हें लेमडा नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा. तो सच क्वेश्चंस जहाँ पे दो केसेस गिवन है और आर एच इज नॉट मेंशन्ड, वो चाहते हैं कि तुम पहले केस से आर एच निकालो, उसको सेकंड केस में डाल दो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द फिगर शोज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम विद फ्यू ट्रांजिशंस. क्या क्या ट्रांजिशंस है? ध्यान से देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे चौथे शेल से तीसरे शेल में जा रहा है. एक ट्रांजिशन है पहले शेल से तीसरी शेल में जा रहा है. एक और ट्रांजिशन है चौथे शेल से सेकंड शेल पे आ रहा है. तो देयर आर फ्यू, और एक और ट्रांजिशन है सेकंड शेल से पहला शेल. तो देयर आर फ्यू ट्रांजिशंस. विच ट्रांजिशन शोज द एमिशन ऑफ फोटॉन्स विद मैक्सिमम एनर्जी. किस एनर्जी में ट्रांजिशन सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रहा है हमें? बहुत सिंपल है इसका आंसर. एमिशन कब होता है? जब हम बड़े शेल से नीचे वाले शेल में आते हैं तब एमिशन होता है. और एब्जॉर्प्शन कब होता है? जब हम छोटे शेल से बड़े शेल में जाते हैं. यानी इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर तुम पहले वाले शेल से बड़े वाले किसी भी शेल में जाओगे ना, यानी नीचे से ऊपर जाओगे, तो इट विल बी अंडर एब्जॉर्प्शन, बिकॉज तुम्हें एनर्जी एब्जॉर्व करके बाहर जाना होगा. और अगर तुम ऊपर से नीचे आओगे ना तो तुम एनर्जी बाहर एमिट कर दोगे. जैसे यहाँ पे देखो, ये पहला वाला केस है, फोर्थ शेल से सेकंड शेल, तो इसने एनर्जी बाहर एमिट कर दिया. जैसे ये वाला केस है, फोर्थ शेल से थर्ड शेल, तो इसने भी एनर्जी बाहर एमिट कर दिया. कितना किया जरा माइनस कर लो. 0.85 से 1 -1.5, कितने का डिफरेंस है? 0.65. इतना एनर्जी बाहर चला गया. इस केस में भी सेम स्टोरी है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे भी एनर्जी एमिट हो जाएगा. कितना एमिट किया? 10.2 का एनर्जी बाहर एमिट हो गया. बट इस केस में जब वो नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो अब हमें बाहर से एनर्जी देना होगा. तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. तो जब छोटे शेल से ऊपर जाओगे तो इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, जब तुम बाहर से एनर्जी एब्जॉर्व करोगे, इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं. और केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में हम बोलते हैं कि द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड. जैसे n इक्वल टू 3 ना, तो इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ पे हम बोलेंगे द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट. ठीक है. तो क्या समझ में आया कि ऊपर से नीचे आएगा तो एमिशन, नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन. जैसे यहाँ पे देखो, फोर्थ से थर्ड में आने में कितना एनर्जी एमिट हुआ? 0.65. सेकंड से वन में आने में कितना एमिट हुआ? 10.2. 1 से 3 में जाने में कितना एब्जॉर्ब हुआ? 12.1. कैसे निकालेंगे सर? इन चीज़ों को माइनस कर दो. फाइनल से इनिशियल माइनस करो. फॉर्मूला इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. जैसे मैं 4 से 1 में आ रहा हूँ, तो मेरा 4 होगा इनिशियल और 1 होगा मेरा फाइनल. जैसे यहाँ पे मैं 4 से सेकंड में आ रहा हूँ, तो 4 इज माई इनिशियल, 1 इज माई फाइनल, तो 4 लेंगे. इन वैल्यूज़ को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन वैल्यूज़ से हमें एक चीज़ पता चलेगा कि इसका 0.65 है, इसका 10.2 है, और ये केस नंबर 4 यानी फोर्थ शेल से सेकंड शेल का, इसका एनर्जी कितना आ रहा है? 0.85 से -3.4. क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें एमिशन स्पेक्ट्रम चाहिए. तो ऑब्वियसली दिस इज एब्जॉर्प्शन. नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं. ये वाला तो काउंटिंग में नहीं आएगा. इन तीनों में से तुम्हें सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए. इन तीनों में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? ये थर्ड वाला. तो आंसर इज 3. Question number 41. The potential energy of an electron in the second excited state of hydrogen atom. Second excited state मतलब n equals to 3.
तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। नोट्स में देख लेना, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 बाई एन स्क्वायर। एन कितना लेंगे? 3। यहाँ पे जब 3 स्क्वायर डाल देंगे तो यू विल गेट योर आंसर। जो भी आंसर आएगा वही होगा पोटेंशियल एनर्जी। 42 सेम क्वेश्चन ऑलरेडी देख लेना। 43 हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी एंड गेट्स एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी लेवल। तो उसके पास जो भी था इनिशियली वो हमें नहीं पता, बट उसके एक्स्ट्रा उसने कितना एब्जॉर्व किया है उस हाइड्रोजन एटम ने? 12.1। हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड ट्रांजिशन? एक बार वो एब्जॉर्व करेगा तो एक्साइट होकर किसी ऊपर वाले शेल में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी एब्जॉर्व करता है तो वो एक्साइट होकर किसी ऊपर वाले शेल में ही जाता है। तो ये न्यूक्लियस हो गया। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उसको एब्जॉर्व किया है उसने, और कितना? 12.1। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कितना मिला? 12.1। अब इस इलेक्ट्रॉन ने ये एब्जॉर्व करके छलांग मार दिया, मार के किसी ऊपर वाले शेल में चला गया। अब क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें यहाँ से जब वो नीचे वापस आएगा, ट्रांजिशन होकर जब वो वापस नीचे किसी शेल में आएगा ड्यूरिंग द डाउनवर्ड ट्रांजिशन, तब कितने फोटॉन्स एमिट होंगे? एज्यूम ड्यूरिंग ईच डाउनवर्ड ट्रांजिशन 1 फोटोन इज एमिटेड। तो जितनी बार वो एक ट्रांजिशन करेगा हर बार एक फोटोन तो एमिट होगा ही। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में मान के चलेंगे कि जो पहला इनिशियल कंडीशन है ना वो ग्राउंड है। ठीक है, तो ये हम मान के चलेंगे कि जो इनिशियल कंडीशन है वो यानी इनिशियल शेल था, दैट इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना है? -13.6। जंप मार के किस में गया नहीं पता, तो हमें फाइनल के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमें इतना पता है कि एनर्जी हमने एक्स्ट्रा कितना एब्जॉर्व किया है उसने, या बाहर से कितना दिया है हमने उसको, 12.1। अब क्वेश्चन कहता है कि डेल्टा ई इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। कितना बाहर से दिया? 12.1। ई फाइनल कितना है? नहीं पता। ई इनिशियल कितना है? -13.6। तो यहाँ पे जब हम -13.6 डालेंगे तो उसके बाद साइड चेंज करके हम ई एफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ई आई की जगह कितना डालना है? -13.6 यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमें ई एफ का वैल्यू मिलेगा। ई एफ कितना आ रहा है? -1.51। अब ये 1.51 किस शेल को बिलोंग करता है? अगर हमें वो जानना है तो हम साइड में एक फॉर्मूला है हमारे पास। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? -13.6 बाई एन स्क्वायर। एनर्जी कितना है? -1.5। तो हमें एनर्जी के फॉर्मूला में जहाँ पे E इक्वल्स टू -13.6 बाई एन स्क्वायर, पे E की जगह E का वैल्यू डाल दिया। यहाँ से हमें N कितना मिल रहा है? 3। यानी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? वो थर्ड शेल में है। तो हमने शेल बना लिया, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3। अब कितने ट्रांजिशन अलाउड है? अब एक इलेक्ट्रॉन जो थर्ड शेल में जा चुका है वो डायरेक्टली थर्ड से 1 में आ सकता है। ये हो गया एक ट्रांजिशन। वो ऐसा भी कर सकता है कि वो पहले 3 से 2 में आ गया, एक और ट्रांजिशन, उसके बाद वो 2 से फिर 3 में आया, तो 2 ट्रांजिशंस कंप्लीट करके वो नीचे आ सकता है। ठीक है, तो कितने ट्रांजिशन ऐसे हो गए? एक तो वो डायरेक्ट आ जाए ऊपर से यहाँ पे, या फिर वो एक बार यहाँ से यहाँ आए फिर यहाँ से यहाँ कंप्लीट करे। यहाँ से पहले यहाँ आ गया फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो कुल मिला के देयर आर 1, या तो 1 ट्रांजिशन कि एक एक साथ डायरेक्ट 1 में आ जाए, या तो एक ही ट्रांजिशन में आ जाएगा, या फिर 1 2 करके 2 ट्रांजिशंस में नीचे आएगा। तो आंसर विल बी या तो 1 या तो 2। सो ट्रांजिशंस इज हाउ मेनी वेज आर देयर? या तो वो 3 से 1 डायरेक्ट जंप कर सकता है, तो एक ट्रांजिशन में एक फोटोन बाहर जाएगा, या फिर वो यहाँ से एक बार मारेगा फिर यहाँ से रिमेनिंग मारेगा। तो इस ट्रांजिशन के लिए एक फोटोन बाहर जाएगा, इस रिमेनिंग एक ट्रांजिशन के लिए एक फोटोन बाहर जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था हर ट्रांजिशन में एक फोटोन तो बाहर जाएगा ही। ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभार यहाँ पे बोल सकता है कि एक फोटोन की जगह 2 फोटोन बाहर जाएगा। तब पहले ट्रांजिशन के लिए 2 फोटोन, इसके लिए 2 फोटोन, इसके लिए 2 फोटोन, तो या तो 2 या तो 4। ऐसा भी कह सकता है कि एक फोटोन की जगह 3 फोटोन निकल रहा है, तो पहले एक ट्रांजिशन के लिए 3 निकलेगा, तो इसके लिए भी एक ट्रांजिशन 3, इसके लिए भी 3, तो या तो 3 या तो 6। ठीक है, इस तरह से आंसर चेंज होगा। कितने फोटोन एमिट होंगे डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि हर ट्रांजिशन में एक ही फोटोन एमिट होगा। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे ग्राउंड स्टेट कुछ बेसिक बेस नहीं मेंशन्ड है, तो हम ग्राउंड स्टेट मानेंगे 13.6। फाइनल शेल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं था। चेंज इन एनर्जी 12.1 प्लस में होगा क्योंकि ऑब्जर्व किया हुआ है। 12.1 फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से ई एफ फाइनल मिल गया, वहाँ से हमने नंबर ऑफ शेल निकाल लिया, ई एफ के फॉर्मूला में एनर्जी का वैल्यू फॉर्मूला डाल के उस नंबर ऑफ शेल से हमें ट्रांजिशंस का नंबर मिल गया।
45 तो हो जाएगा 46। कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। सक्सेसिव ऑर्बिट्स मतलब एक n होगा तो एक n+1 होगा, ठीक है। सक्सेसिव यानी 3 4 5 6 7 8, 7 तो 7+1, 4 तो 4+1, 3 तो 3+1, इस तरह से। तो दोनों के बीच में एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? n+1 h/2 माइनस एन h/2। सक्सेसिव n+1 से n वाला माइनस कर दो, इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? h/पाई, h/2 इसका आंसर आएगा h/2 और h/2 को हम h बार भी लिख सकते हैं, याद रखना। h/2 कैन बी रिटन एज h बार। तो कभी कभी ऑप्शन में h बार भी मिल सकता है, तो अगर h बार मिले तो घबराना नहीं है, h बार इज नथिंग बट h/2। दिस आर यू कैन डू 42 43। ये भी सेम कह रहा है विच विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जब यहाँ पे सारे एमिशन है, इधर भी एमिट होगा, यहाँ पे भी बाहर की तरफ एमिट होगा, ये भी एमिट होगा, ये भी एमिट होगा, तो सबसे ज़्यादा एमिट कहाँ पे होगा? ये 3 से 1 वाला। जितना लंबा जंप उतना ज़्यादा। एक्चुअल टेक्निक क्या है इसका? एक्चुअल टेक्निक इज यू हैव टू फाइंड द एनर्जीज। 4 का एनर्जी से 3 माइनस करो, 3 के 2 से 2 से माइनस करो, यानी वही वाला टेक्निक। योर डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। मान लो तुमने 4 से 3 पे जंप किया, तो दिस इज योर ई इनिशियल, दिस इज योर ई फाइनल। इसका एनर्जी, इसका जो भी एनर्जी होगा वो यहाँ पे डालेंगे। कैसे निकालेंगे एनर्जी? -13.6 डिवाइडेड बाई n²। इसका एनर्जी इनिशियल में डालेंगे, इसका एनर्जी फाइनल में डालेंगे, माइनस करके जो आंसर आएगा वही एनर्जी एमिट होके बाहर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एमिट होके बाहर जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन 49, ये तो इजी क्वेश्चन है। रिलेशन पूछा है रेडियस का, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के पूछा गया है, बट अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज आस्किंग कि रेडियस और बोर रेडियस का कैसे कनेक्टेड है ना एटॉमिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो ये जो पहले इक्वेशन दिया हुआ है ना पोटेंशियल का, दैट इज अननेसेसरी, तुम्हें गुमराह करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन कह रहे थे वेरिएशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रेडियस का हमेशा क्या रिलेशन होता है? n² से। ये वाला भी पोटेंशियल का क्वेश्चन सेम। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल एनर्जी। एक्चुअल एनर्जी इज -13.6 डिवाइडेड बाई n²। इसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है रेडियस का रेशियो निकालना है फॉर द फर्स्ट 3 बोर रेडियस। तो रेडियस इज r इक्वल्स टू r0 n²। तो फर्स्ट 3 यानी r1 r2 r3। r1 के लिए हम क्या करेंगे? n की जगह 1 डाल देंगे, तो r0 1², फिर r0 2², फिर r0 3², इस तरह से, ठीक है। उसके बाद तुम्हें रेशियो करना है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, r0 विल गेट कैंसिल, तो 1² बाई 4² बाई 9, तो इजीली हो जाएगा। 52। क्वेश्चन नंबर 52, अकॉर्डिंग टू बोर हाइपोथेसिस द एंगुलर मोमेंटम इन स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू। तो तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है एंगुलर मोमेंटम और रेडियस का क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो द कनेक्शन इज एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू √r। और ये रिलेशन कैसा है? तो रिलेशन ऐसा है। ऑब्वियसली ये देख के तुम्हें लगेगा कि ऐसा चीज़ तो कहीं पे हमने देखा नहीं है। तो देखो ये कहाँ से आता है। तो लेट अस कंसिडर एन एटॉम। तो एटॉम में जाएंगे, तो ये रहा मेरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? Z × E। अब इसी न्यूक्लियस पे ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे घूम रहा है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। अब इस ऑर्बिट का रेडियस मान लो r है, तो इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ लगेगा कॉलम्स एट्रैक्टिव फोर्स, जिसका फॉर्मूला है 1/4πε0 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Ze इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। ऑब्वियसली कॉलम का फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वल होना होगा, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया mv²/r इक्वल्स टू 1/4πε0 Ze और E मिला के Ze² पे r²। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू कॉलम्स फोर्स।
यहाँ से साइड वाइड चेंज करके हमें वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1/4 को हमने क्या मान लिया, के। ठीक है, तो 1/4 ना लिख के वी हैव रिटन इट एज के। तो यहाँ से हमें v का इक्वेशन क्या मिला, v इक्वल्स टू रूट ओवर के जेड स्क्वायर बाई एम आर। बेसिकली r हमने यहाँ पे ले लिया, तो r का एक कट गया, m नीचे आ गया, तो m नीचे आ गया। अब हमें पता है एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर। वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी का इक्वेशन पुट कर दिया, तो ये हो गया एम वी आर। अब एम आर दोनों को एक ही रूट के अंदर लेके आएंगे। अब जब दोनों रूट के अंदर आएंगे ना, तो m विल बिकम m स्क्वायर, r विल बिकम r स्क्वायर। माने बेसिकली हम सबको रूट के अंदर लेके जा रहे हैं। ध्यान से देखो, m अभी रूट के m अभी रूट के बाहर है। m जब रूट के अंदर जाएगा तो m विल बिकम m स्क्वायर। r जब रूट के अंदर आ गया तो r r स्क्वायर हो जाएगा। अब m m एक कट गया, r r एक कट गया, तो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विथ k z स्क्वायर m r। k माने क्या, 1/4 m r z स्क्वायर। तो वहां से अल्टीमेटली ये रिलेशन आता है, जहां से मैं कह सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू रूट ओवर ऑफ आर। यहाँ पे आर माने रेडियस। ठीक है, तो ये है रिलेशन। सेम क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, -13.6 बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी दिया हुआ है, पोल पूछ रहा है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो ग्राउंड स्टेट जितना है -13.6, पोटेंशियल इसका 2 टाइम्स, काइनेटिक इसका माइनस ऑफ दिस वैल्यू, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। 59 is totally 54 is totally theoretical question। 58 में आओ, 13.6 energy is required to separate hydrogen atom into proton and electron। कैलकुलेट द ऑर्बिटल रेडियस। तो कितना एनर्जी चाहिए, 13.6। एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, नोट्स में चेक कर लेना। एनर्जी इज इक्वल्स टू -e² / 8πε0r। ऑलरेडी हमें पता है ई का वैल्यू कितना है, 13.6, बट हम 13.6 ईवी में नहीं लेंगे, बिकॉज ये जो फॉर्मूला तुम अभी लिख रहे हो, दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ जूल। ठीक है, ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है, एक तो ये वाला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर ईवी बट दिस फॉर्मूला इज फॉर जूल्स। तो हमें क्या समझ में आया, हाइड्रोजन के केस में E इक्वल्स टू, हाइड्रोजन के केस में सिर्फ हाइड्रोजन वाला भी केस नहीं है, दिस इज द केस ऑफ ग्राउंड स्टेट। माने n इक्वल्स टू 1 का केस है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन यानी ग्राउंड स्टेट, एनर्जी इक्वल्स टू -e²/8πε0r जूल्स। एनर्जी कितना है, 13.6। 13.6 को हमें कन्वर्ट करना होगा इन जूल, तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गया जूल में, इक्वल्स टू -e²/8πε0r। क्वेश्चन कह रहा है ऑर्बिटल रेडियस निकालो, यानी r का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का वैल्यू हमें पहले से पता है। देखो, -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, माइनस, अब ई स्क्वायर का हमें सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एट बाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, मैं इसको 2 इंटू आर और साइड में 1/4 नॉट लिख सकता हूँ। एक ही बात है, 8 इज नथिंग बट 4 2 8। अब 1/4 इज नथिंग बट 9 इंटू 10⁻9, तो ये बन गया बाई ट्वाइस आर। बस यहाँ तक आ गया इक्वेशन। अब माइनस माइनस यहाँ से कट गया, ये पूरा टर्म यहाँ से उड़ गया इसके साथ। अब बस तुम्हें सॉल्व करके यहाँ से आर निकालना है, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, तो ये रेडियस यहाँ से ये वाला क्वेश्चन का, इसका रेडियस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, तो ये तो तुम खुद से करोगे, थ्योरी क्वेश्चन, नीचे सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे,
दिस फॉर्मूला, ये जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, दिस इज दिस फॉर्मूला, डेल्टा ए इक्वल्स टू ई टू माइनस ई एफ बाई या फिर ई एफ माइनस ई आई, जो आज बार बार हम लोग कह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये कहाँ से आया, फिर ई टू कैन बी रिटर्न एज, या फिर -13.6 एन एफ स्क्वायर माइनस -13.6 एन आई स्क्वायर, यही तो है ना फॉर्मूला। और ई एफ माइनस ई आई यानी फाइनल शेल माइनस इनिशियल शेल, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 13.6 एन आई स्क्वायर माइनस 13.6 एन एफ स्क्वायर, दिस इज इन टर्म्स ऑफ ई वी। 13.6 कॉमन ले लो, तो योर आंसर विल बी 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। तो ये आई, इसको आई मान सकते हो इनिशियल, इसको एफ मान सकते हो फाइनल। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से उसको एक्साइट करना है, ग्राउंड से एक्साइट यानी पहले वाले स्टेट में लेके जाना है। ग्राउंड कौन सा होता है, n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2, इनिशियल हो गया 1, फाइनल हो गया 2। तो हमने इनिशियल के जगह फॉर्मूला में, यहाँ पर इनिशियल के जगह फॉर्मूला में कितना डाला, 1 स्क्वायर माइनस फाइनल की जगह 2 स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा दैट इज द एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, और टोटल एनर्जी कितना होगा, ग्राउंड स्टेट प्लस एक्साइटेशन मिला के 23.8। ये कोर्स में नहीं है, कैंसिल कर दो। ये भी कैंसिल, मतलब कोर्स का नहीं है, दिस इज ऑलरेडी डन आई थिंक, हाँ ये ऑलरेडी डन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कैंसिल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कैंसिल। रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 4। तो तुम्हें इन दोनों का रेशियो निकालना है, यानी -13.6/2 स्क्वायर इंटू उल्टा हो जाएगा 4 स्क्वायर बाय -13.6। ठीक है, जो भी आंसर आएगा दैट इज द रेशियो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन यानी n इक्वल्स टू 1, इसमें एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, nh बाई ट्वाइस पाई, n इक्वल्स टू 1 यानी h बाई ट्वाइस पाई। अब यही फॉर्मूला क्यों यूज़ किया एंगुलर मोमेंटम के लिए, और भी तो फॉर्मूलाज हैं, बिकॉज ऑब्वियसली द आंसर इज इन h बाई ट्वाइस पाई फॉर्म, तो हमें इसी फॉर्मूला की हेल्प से जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है देन द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट इज, बोर ऑर्बिट का गिवन है, सेकंड ऑर्बिट का पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला, r इक्वल्स टू आर नॉट एन स्क्वायर, बोर का ऑलरेडी गिवन है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 इंटू कितने का, सेकंड ऑर्बिट यानी 2 स्क्वायर। जो भी आंसर होगा वो मीटर में होगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें, हाँ, पावर को बस चेंज करना होगा और कुछ नहीं। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर। ठीक है, उसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट एक हिंट, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर्स, हिंट यहाँ पे दे के दे रहा हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर्स। Calculate the de Broglie wavelength of electron orbiting in n equals to 2, n equals to 2 में de Broglie का wavelength निकालना है। हमें पहले से ही पता है अकॉर्डिंग टू बोर रेडियस एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच बाई ट्वाइस पाई, यानी एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई ट्वाइस पाई। यहाँ पे आर टू लिखा है, आर मान लो आर टू मान लो, नथिंग डिफरेंट। ठीक है, ये आर स्क्वायर वेयर कुछ नहीं है, आर टू मीन्स सेकेंड शेल, एम वी आर टू सेकेंड शेल का। तो यहाँ पे इसको अलग से टू मत देखना, ये टू नहीं देखोगे तो भी चलेगा। if you just omit this 2 also, then also it is the same thing। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एन एच बाई ट्वाइस पाई, हमने सब जगह सबका वैल्यू डाल दिया। द डी ब्रोगलीस वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी। यहाँ से देखो हमें एम वी का वैल्यू मिल जाएगा। एम वी हम क्या लिख सकते हैं, एम वी इक्वल्स टू लिख सकते हैं, यहाँ से एम वी इक्वल्स टू लिख सकते हैं एन एच बाई 2 पाई आर। तो वही एम का वैल्यू, एम की जगह हमने ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, एन एच बाई 2 पाई आर, एन एच यहाँ पे रह गया, 2 पाई आर ऊपर चला गया। अब तुम्हारा एच एच कट गया, तो यू आर लेफ्ट विथ 2 पाई आर बाई एन। ठीक है, तो 2 पाई आर बाई एन, अब एन का वैल्यू कितना लेना है, एन का वैल्यू तो क्वेश्चन कह रहा है 2 ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2।
अब ये टू कट गया तो क्या बचा, पाई आर। तो एज हमें पहले से पता हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हम जो ये आर है, रेडियस है, उसे क्या लिख सकते हैं। रेडियस कैन बी रिटन एज आर नॉट इंटू एन स्क्वायर, जहाँ पे आर नॉट तो सबको पता होता है। तो रेडियस कैन बी रिटन एज आर नॉट यानी 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इंटू एन, कितना क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड स्टेट का स्टोरी यानी 2 स्क्वायर। तो यही है 0.59529 यानी 0.53 ही मान लो इसको। ठीक है, 529 है, इसको ऑलमोस्ट 0.53 ही मान सकते हो। इंटू एन स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 मीटर में ले रखने के लिए एन की जगह कितना डालेंगे, 2 स्क्वायर। तो यू आर लेफ्ट विथ 0.53 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। क्वेश्चन कह रहा है लेमडा निकालो, तो लेमडा इक्वल्स टू अल्टीमेटली क्या आया था, पाई इंटू आर। पाई इंटू आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इंटू एन स्क्वायर। एन की जगह कितना डालेंगे, 2। एन की जगह डाल दिए 2 स्क्वायर, आंसर विल बी क्लोज टू 6.64। ठीक है, तो पहले स्टार्ट किया बोर ऑर्बिट, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू एस पाई, वहाँ से एम वी निकाला, एम वी इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई आर। अब यही वैल्यू हम, क्योंकि डी ब्रॉगली निकालने के लिए बोला है, तो लेमडा इक्वल्स टू एच बाई एम वी की जगह एम वी का वैल्यू 2 पाई आर ऊपर चला गया। एन बाई क्वेश्चन इज 2, तो यहाँ पे जैसे ही 2 डालेंगे ये 2 कट गया, एच कट गया, तो यू आर लेफ्ट विथ पाई आर। Radius is nothing but, according to our formula, radius is nothing but r naught into n square। r naught यानी बोर रेडियस 0.53 इंटू 10⁻⁻10। n कितना क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड स्टेट का, तो 2 स्क्वायर। तो 0.53 इंटू 10⁻10 इंटू एन स्क्वायर, एन की जगह हमने 2 डाल दिया, 2 स्क्वायर। तो अल्टीमेटली योर रेडियस इज दिस। वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ इक्वल टू पाई इंटू आर, तो पाई इंटू रेडियस का वैल्यू। तो यार स्पाई का वैल्यू डालने के बाद 3.14, योर अल्टीमेट आंसर इज 6.64। क्वेश्चन नंबर 64। 64, a 12.09 eV electron beam is used to bombard a gaseous hydrogen at room temperature। तो एक हाइड्रोजन है रूम टेम्परेचर में, उसको हमने बाहर से बॉम्बार्ड किया है, कितने एनर्जी से, 12.09। अब ये एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व कर लिया। तो उसके बाद व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड, क्या क्या वेवलेंथ एमिट हो सकते हैं। एमिट कब होगा, जब वो ऊपर से नीचे वापस गिरेगा। तूने बाहर से एनर्जी दिया, वो एक्साइट होकर ऊपर चला गया, फिर जब वो एक्साइट होकर वापस मतलब एमिट करके वापस नीचे आएगा, तभी हमें एमिशन के वेवलेंथ्स मिलते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि कोई शेल इनिशियल मेंशन नहीं है, तो वी विल गो विद ग्राउंड। ग्राउंड में एनर्जी कितना होगा, ग्राउंड में एनर्जी विल बी -13.6। अब हमने जो नेट एनर्जी है इसका, या फिर फाइनल एनर्जी है, तो वो कितना होगा, ई फाइनल विल बी, ई ग्राउंड जो पहले से था उसके पास, उस पर तुमने कितना ऐड किया, 12.09। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो अभी पहले से ही ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है, ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी है, 13.6। तुमने बाहर से उसे और 12.5 दे दिया, 12.09 ऐड किया बाहर से। ठीक है, मान लो किसी लाइट वे या किसी भी तरीके से तुमने उसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड किया 12.09, तो अब उसका नेट एनर्जी कितना हो गया, -1.51। अब ये 1.51 एनर्जी है, तो ये कौन से शेल में जाएगा, निकाल लेते हैं। अब 1.51 इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ से एन इक्वल टू 3 मिल गया, यानी वो पहला शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल में चला गया। तो जब तुमने उसे बाहर से 12.09 दिया, वो यहाँ से उड़ के सीधा थर्ड शेल में आके बैठ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या क्या वेवलेंथ आएंगे, वेवलेंथ कब आएगा, जब वो थर्ड शेल से वापस नीचे जाना स्टार्ट करेगा। अब वो कैसे कैसे नीचे जा सकता है, या तो वो 3 से डायरेक्ट 1 में जा सकता है। तो अगर वो 3 से डायरेक्ट 1 में चला गया, तो इसे हम कहेंगे लाइमन सीरीज, बिकॉज फाइनल शेल इज 1, जंप किया उसने 3 से। या फिर वो ऐसा भी कर सकता है कि वो पहले 3 से 2 में गया, फिर 2 से 1 में आ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो जब वो 3 से 2 में जाएगा तो बलमार सीरीज, जब वो वापस 2 से 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज। तो तुम्हें 3 केसेस के लिए वेवलेंथ निकालना होगा, एक बार 3 से 1,
एक बार 3 से 2, एक बार 2 से 1। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि वो डायरेक्ट 3 से 1 में चला जा सकता है, या फिर वो 3 से 2 उसके बाद 2 से 1 में आ सकता है। ठीक है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। तो हमें सबके लिए अलग अलग से निकालना होगा वेवलेंथ। कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे? 1/λ=RH 1/NF माइनस NI²। ठीक है, तो पहले केस में जंप 3 से 1, तो NF फॉर फर्स्ट केस इट विल बी 3 स्क्वायर माइनस, मतलब NF की जगह 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। केस नंबर 2 यानी बलवार के लिए NF की जगह विल बी 3 स्क्वायर, कहाँ पे आ गए हम लोग? 2 स्क्वायर पे। एंड उसी स्टेप में कंटिन्यूएशन होगा, उसी स्टेप में कंटिन्यूएशन, हम अगला जंप मारेंगे 2 स्क्वायर से 1 स्क्वायर। तो दोनों का अलग अलग से निकाल लेना वेवलेंथ। अच्छा, एक उसी स्टेप में कंटिन्यू मत करो, क्योंकि हमें अलग अलग से पूछा गया है वेवलेंथ। तो इस स्टेप को करेंगे, इसमें एक वेवलेंथ निकलेगा, उसके बाद ये वाला स्टेप करेंगे। तो देयर विल बी 3 स्टेप्स। इसके इसके लिए एक बार लेमडा आएगा, इसके इसके लिए एक बार लेमडा 1/λ आएगा, फिर इसके इसके लिए एक बार 1/λ आएगा। ध्यान रखना बस एंड में लेमडा को इन्वर्स करना है। जो भी आंसर आएगा उसको अगर 1/λ इक्वल्स टू मान लो 3/2 आ रहा है, तो देयरफॉर लेमडा इक्वल्स टू 2/3 उल्टा करना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो तुम्हें क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है इन 3 केसेस के लिए 3 लेमडा निकालो। तो एक बार 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर डाल के लेमडा आएगा, एक बार 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर डाल के लेमडा आएगा, एक बार 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर डाल के लेमडा आएगा। RH का वैल्यू इस बार तुम्हें नोट्स में से उठा के डालना है। क्वेश्चन नंबर 66 65 तो अच्छा थ्योरी क्वेश्चन है। 66 सेम 64 वाला क्वेश्चन है। इस बार बाहर से कितना दिया? 12.5। पहले दिया था 12.09, अब दे रहे हैं 12.5। ठीक है, वही सेम स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 if an electron makes a transition from 0.85 to 1.51। 0.85 से 1.51 में इलेक्ट्रॉन चला गया। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड। कितना वेवलेंथ उसने एमिट किया एंड किस सीरीज पे वो बिलोंग करता है। तो निकालने का टेक्निक क्या है? चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई। तो हमारे पास ई एफ कौन सा है? 1.551 जो उसका फाइनल है। कहाँ से जंप किया? 0.85। तो अगर हमने यहाँ पे निकाला तो -1.51 माइनस -0.85, इसको सॉल्व करें कुछ एक आंसर आएगा। उसी आंसर से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? अब एनर्जी इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। न्यू माने c/λ। तो हमें ऑलरेडी डेल्टा ई यहाँ से पता है, ये यहाँ पे डाल देंगे। एच का सबको पता है, सी का सबको पता है, यहाँ से लेमडा आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द टारगेट, कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो दिस इज द स्टेप्स। The electron in a hydrogen atom passes from n equals to 4 energy level to n equals to 1 energy level. What is the maximum number of photons emitted? या फिर number of spectral lines। ठीक है, कितने spectral lines maximum emit होंगे 4 से 1 में आने के लिए। तो मिनिमम क्या होगा हमेशा याद रखना, मिनिमम इज ऑलवेज डायरेक्ट ट्रांजिशन। डायरेक्ट जो आता है वही मिनिमम होता है। मैक्सिमम बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल चौथे शेल से पहले पे आ रहा है ना, तो एक तो वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, या फिर वो यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, या फिर अनदर पोजीशन इज वो यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। अनदर इज वो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। सो देर आर लॉट्स ऑफ ट्रांजिशंस पॉसिबल। उस हिसाब से तुम्हें निकालना है। ठीक है, मिनिमम जो ट्रांजिशन होगा, मिनिमम इज ऑलवेज डायरेक्ट ट्रांजिशन। यहाँ से यहाँ आना इज ऑलवेज कॉल्ड मिनिमम ट्रांजिशन। यहाँ से यहाँ आना इज कॉल्ड मिनिमम ट्रांजिशन। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस तुम्हें निकालना है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला जस्ट लुक इन द नोट्स, देयर इज ए फॉर्मूला। नोट्स के एंड में एक टेबल मिलेगा तुम्हें, उस टेबल के ऊपर तुम्हें एक फॉर्मूला मिलेगा जहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला है। यू कैन यूज दैट फॉर्मूला और यू कैन यूज दिस बेसिक कॉन्सेप्ट। 4 3 2 1। तो हर ट्रांजिशन के लिए एक एक स्पेक्ट्रल लाइंस बाहर जाएंगे। ठीक है, तो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे बाहर आएंगे। और मिनिमम हमेशा कितना होता है? मिनिमम विल ऑलवेज बी एक ट्रांजिशन, यहाँ से यहाँ आना इज ऑलवेज मिनिमम में काउंट होता है। द फिगर शोज द स्टैंडिंग इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑन अ सर्कुलर ऑफ इन हाइड्रोजन एटम। अच्छा, ये किसी काम का नहीं है, इसको अभी के लिए स्किप कर दो।
क्वेश्चन कह रहा है यूज द एनर्जी लेवल डायग्राम शोन बिलो टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन थ्री वेवलेंथ्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के बीच में तुम्हें रिलेशन चाहिए ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन फ्रॉम द एनर्जी स्टेट सी टू बी। इलेक्ट्रॉन सी से बी में गया है, उसके लिए तुम्हें लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के बीच में रिलेशंस लिखना है। सिंपल है, जब इलेक्ट्रॉन सी से बी में जाएगा तो वेवलेंथ कितना रिलीज किया, लैम्डा 1। एनर्जी कितना होगा हमें ऑलरेडी पता है, एनर्जी का दो फॉर्मूला होता है एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा। तो पहले केस में जब इसी से ई बी आएगा तो ये डिफरेंस कितने का होगा, इसी माइनस ई बी, हमेशा ऊपर से नीचे का माइनस होता है, ठीक है। इसी माइनस ई बी, इसी माइनस ई बी इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 1। सेकेंड केस में डायरेक्ट ट्रांजिशन, अच्छा उसके बाद बी से ए, तो बी से ए आएगा तो एच सी बाई लैम्डा 2। अब वो डायरेक्ट ट्रांजिशन जो है सी से डायरेक्ट ए में आ रहा है, सी से डायरेक्ट ए में आएगा तो इसी माइनस ये एच सी बाई लैम्डा 3। अब हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2 भी क्यों, क्या मिलेगा तुम्हें, जैसे ही तुम 1 और 2 को ऐड करोगे देखना ई बी कट जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ इसी माइनस ई ए, तो इसी माइनस ई ए इक्वल्स टू एच सी लैम्डा 1 प्लस एच सी लैम्डा 2। नाउ अब हम इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे। 3 और 4 दोनों का देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, एच सी बाई लेमडा 3 इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा 1 प्लस एच सी बाई लेमडा 2। सब में एच सी कॉमन है, काट दो, तो 1 बाई लेमडा 3 इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 बाई लेमडा 2। यहाँ से ये 1 बाई लेमडा 3 है तो लेमडा 3 विल बी, इसको भी उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना होगा, तो लेमडा 3 इक्वल्स टू दिस। तो एंगुलर मोमेंटम का अच्छा देख लो, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एन एच बाई ट्वाइस पाई, और जो तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला है एच सी बाई लेमडा दैट इज -3.4। ये अभी के लिए नहीं सही है, अभी के लिए इसको स्किप करो, बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट परमिटेड एनर्जी लेवल। सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल मतलब n इक्वल्स टू 2, कहाँ जाना है, फर्स्ट परमिटेड एनर्जी लेवल मतलब n इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए तुम्हें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स, तो हमें एनर्जी निकालना है, ठीक है। एनर्जी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी, हमें पता है ना 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू आर एच। तो कहाँ से जंप किया, सेकंड शेल से पहला शेल, तो इनिशियल कौन सा है 2, फाइनल कौन सा है 1, तो 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल। 1 बाई लेमडा कैन बी रिटन एज न्यू बाई सी, बार बार नहीं रिपीट करूंगा, वेरी कॉमन फॉर्मूला। तो 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू न्यू बाई सी, यहाँ से हम न्यू बाई सी को, इस सी को हम इधर भेज सकते हैं, तो हम सी को अगर इधर भेज देंगे तो इट विल बिकम सी, यहाँ पे आ गया, तो न्यू इक्वल्स टू सी इंटू आर एच 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। अब न्यू आ गया तो हमें एनर्जी निकालना है, एनर्जी इज नथिंग बट एच इंटू न्यू, तो न्यू के जगह न्यू का वैल्यू डाल दो, तो न्यू के जगह न्यू का वैल्यू, तो एच तो है ही एच सी आर एच 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। जस्ट हमने न्यू के जो वैल्यू है उसको न्यू के जगह पे पुट कर दिया, ये पूरा न्यू का वैल्यू। ये क्या पहले केस के लिए। सेकंड केस कह रहा है द हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल, हाईएस्ट परमिटेड कहाँ पे होता है हमेशा, इन्फिनिटी टू द फर्स्ट परमिटेड यानी 1, तो 1 बाई लेमडा इंटू आर एच 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। सेम टेक्निक में जाएंगे, न्यू बाई सी, सी उधर भेजेंगे, अल्टीमेटली ई इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, तो वही एच इंटू न्यू, तो इस बार 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर, खत्म।
एच अगर वैल्यू निकालने के लिए बोले यहाँ तक रख सकते हो, अगर वैल्यू निकालने के बोले तो एच की जगह एच का वैल्यू, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ आर एच का वैल्यू भी नोन है 1/1² यानी 1/1 1/∞ 0। इस तरह से यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन है, तो आने के चांसेस इस तरह के क्वेश्चंस के कम है, बट क्योंकि अनकॉमन है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटॉम है, हाइड्रोजन एटॉम में एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो न्यूक्लियस इज नथिंग बट सिंगल प्रोटॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसी इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्लेस कर दिया विथ ए म्यूऑन। ठीक है, इसी एटॉम को, इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्लेस किया विथ ए म्यूऑन। म्यूऑन का मास कितना होता है? 207 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास हमने एम लिया है तो इसका मास होगा 207 टाइम्स ऑफ एम। ऊपर से क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट एंड द ग्राउंड स्टेट इज गिवन है। तो रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट यानी ये वाला रेडियस, पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना गिवन है? 0.53 इंटू 10⁻⁻10। और ये पहला एनर्जी भी गिवन है 13.6 eV। तो हमें पहले शेल का एनर्जी भी पता है, हमें पहला रेडियस भी पता है। कुछ रिलेशंस हमें बाय लॉ पता है, जैसे रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये दो रिलेशन हमें हमेशा याद रखना है कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगा, एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन का म्यू से रिप्लेस करने के बाद भी एटॉम सही सलामत है, ऐसे केसेस में देखो ज़रा ध्यान से, इस वाले रिलेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/मास, यानी रेडियस एंड मास को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट के बराबर होगा। जस्ट अ सेकंड, मैं साइड में करके दिखाता हूँ। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/मास, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर उठ गया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, तो इट विल बी रेडियस इनटू मास इक्वल्स टू कांस्टेंट। रेडियस इंटू मास इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी अगर इस चीज़ को इक्विलिब्रियम में रहना है तो रेडियस इंटू मास अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा सेम रहना चाहिए। तो इस केस में भी रेडियस इंटू मास जो होगा, इस केस में भी रेडियस इंटू मास सेम रहना चाहिए। तो वही हमने किया। एट इक्विलिब्रियम म्यूऑन का रेडियस इंटू मास मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का रेडियस इंटू मास, बिकॉज एटॉम में कोई हेर फेर नहीं हुआ है। म्यूऑन का मास कितना है? 207 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ म्यूऑन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? एम ई, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, पहला रेडियस 0.53 10⁻⁻10। तो आर ई के जगह आर ई का वैल्यू डाल दिया, एम ई कट गया तो 207 से डिवाइड, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ रेडियस। अब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, सॉरी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इक्वल्स टू के ऑफ मास इलेक्ट्रॉन के लिए, एनर्जी इक्वल्स टू के ऑफ मास म्यूऑन के लिए। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो हम दोनों को सेम रखेंगे, बट वी विल जस्ट टेक द रेशियो। जैसे ही रेशियो लेंगे तो ई बाई ई म्यू, के कट गया तो एम ई बाई एम म्यू, एम ई तो एम ई है, एम यू कितना है? 207 टाइम्स ऑफ एम ई, कट काटने के बाद एम ई कट गया तो ई यू इक्वल्स टू ई ई इधर आ गया, तो 207 टाइम्स ऑफ ई, ई म्यू हमने यहाँ पे भेज दिया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे देख लो, ई यू इधर चला गया, 207 यहाँ पे आ गया, 207 इसके साथ चला गया, इक्वल्स टू ई म्यू। तो यहाँ से हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया, ई बाई इक्वेशन गिवन है 13.6, यहाँ से हमें ये आंसर आ गया। देखना ये के ई वी है, के है स्टैंड्स फॉर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आंसर में 10⁻³ होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, इसका जो आंसर है उसका मैंने लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है,
यू कैन स्कैन द लिंक, पीडीएफ में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ग्रुप में भी मिल जाएगा। उसी पीडीएफ में तुम इस लिंक से जाके ये आंसर्स चेक कर सकते हो अगर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो। दिस इज DIY क्वेश्चन, बट अगर फिर भी कंफ्यूजन है, यू कैन यूज दिस लिंक्स टू चेक द आंसर। Question number 74. Obtain the expression for kinetic energy of an electron in the Bohr model of hydrogen, Z equals to 1. Start from equating the electrostatic force and centrifugal force required and then use the quantization condition of angular momentum. घुमा फिरा के मुझे निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। क्वेश्चन बहुत घुमा रहा है, बट इसका वेरी सिंपल आंसर ये है कि ये क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। दैट काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी हम कहाँ से निकालेंगे, ये नोट्स का प्रूफ है, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का प्रूफ अप टू एनर्जी। देखना एकदम लास्ट स्टेप में एनर्जी निकलता है, उसी एनर्जी के सामने एक माइनस साइन होता है, उसी माइनस साइन को हटा दोगे तो यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी आंसर आएगा वहाँ पे लिखना है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ एनर्जी, बस यू विल गेट योर आंसर। तो ये नोट्स का जो nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन वाला प्रूफ है, ये उस प्रूफ का बात कर रहे हैं, ठीक है। 73, हाइड्रोजन एटॉम इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल टू 4 डी एक्साइट्स मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 2। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो 1 बाई लेमडा हमें पहले से पता है, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर एच। कहाँ से फाइनली कहाँ पे पहुंचा मैं, 2 पे। कहाँ से जम मारा था, 4 से। लेमडा 1 बाई लेमडा को लिख सकते हैं न्यू बाई सी, न्यू बाई सी से हम सी इधर भेज देंगे तो हमें न्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। एक और बात याद रखना, 1 बाई लेमडा इज कॉल्ड वेव नंबर। तो अगर नंबर ऑफ वेव्स पूछे ना, या फिर वेव नंबर पूछे, तो वेव नंबर निकालना हो या 1 बाई लेमडा निकालना हो, इट इज़ द सेम थिंग। सेकेंड पार्ट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड में आएगा तो उसका रेशियो, ये तुम्हें खुद से करना है, इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। Specify the transition of electrons in the wavelength of line in Bohr model of hydrogen atom which give rise to spectral lines of highest wavelength. हाईएस्ट वेवलेंथ पहले एक सीरीज आज ही हमने डिस्कस किया था इसी वीडियो में। ये हाईएस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम एनर्जी यानी स्मॉलेस्ट जंप यानी कंजिक्यूटिव जंप। 3 से 2, 4 से 3, 5 से 4, ठीक है। कंजिक्यूटिव जंप्स आर ऑलवेज द स्मॉलेस्ट जंप्स। तो यहाँ पे सबसे कंजिक्यूटिव कौन सा है, 3 से 2। बलमार सीरीज, दीज आर थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है। इनको पूरा नेट में आंसर चेक करके सीख लेना, दीज आर ऑल थ्योरी क्वेश्चंस। 84, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बलमार सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट यानी फ्रीक्वेंसी मिनिमम यानी एनर्जी मिनिमम यानी सबसे छोटा जंप। सबसे छोटा जंप यानी कंजिक्यूटिव। बलमार के लिए कंजिक्यूटिव कौन सा हो सकता है, 3 से 2। प्रोड्यूस्ड बाय एन एटॉम ऑफ हाइड्रोजन इज 656.4 नैनोमीटर। तो इसका वेवलेंथ गिवन है। फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी लॉन्गेस्ट जंप। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी यानी लॉन्गेस्ट जंप। तो जंप मारेंगे कहाँ से, इन्फिनिटी से 2 तक, बिकॉज बलमार सीरीज है तो 2 पे आके पहुंचना तो होगा ही। सॉरी उल्टा लिख लिया, इन्फिनिटी से, सो फ्रॉम इन्फिनिटी टू नंबर 2, बिकॉज बलमार सीरीज तो फाइनल हमेशा 2 रहेगा। तो एक लेमडा ऑलरेडी गिवन है, सेकंड वाला तुम्हें निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्यों बोल रहा है कि एक लेमडा गिवन दिया है दूसरा नहीं दे रहा है। टेक्निकली तो हम पहले केस में भी निकाल सकते हैं, तो सर आइडिया इस तुम्हें आर एच निकालना है। तो पहले केस में, केस 1 में हम जाएंगे। केस 1 में 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू आर एच, फाइनल शेल कौन सा है, 2, जहाँ से जम मारा 3। इस वैल्यू में तुम्हें लेमडा की जगह लेमडा का वैल्यू पुट करना है, 6.656.4 नैनोमीटर, यानी यहाँ लेमडा की जगह हम डाल देंगे लेमडा का वैल्यू। तुम चाहो तो डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, बट क्योंकि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, तो वैल्यू डालना पड़ेगा, 10⁻⁹। अब ये वैल्यू डालने के बाद तुम्हें साइड चेंज करके आर एच का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, इस वाले साइड को पहले सॉल्व कर लो,
1/4 minus 1/9. 1/4 minus 1/9 will give you 36. तो ये आ गया 5/36. तो ये 5/36, 36 यहाँ पे चला गया, 5 नीचे आ गया, तो तुम्हें आर एच मिल जाएगा। ठीक है, तो यू विल गेट 36/5 इंटू ये जो नीचे वाला लेमडा का पूरा वैल्यू है, तो यहाँ से तुम्हें आर एच मिल जाएगा। अब तुम्हें सेकंड केस में क्वेश्चन कह रहा है इनिशियल है इन्फिनिटी, फाइनल है 2, तो 1/2² माइनस 1/∞²। अब यहाँ पे तुम्हें आर एच का वैल्यू ऊपर से पुट करना है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वांट्स। इसीलिए तुम्हें आर एच नहीं मेंशन है और दो केसेस मेंशन है। तो अब जो यहाँ पे तुमने आर एच कैलकुलेट किया है वो तुम्हें यहाँ पे यूज़ करना है, करके तुम्हें लेमडा डैश यहाँ से कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना जो भी आंसर आएगा दैट विल बी 1/λ डैश, तुम्हें अल्टीमेटली उसे कन्वर्ट करके लेमडा डैश में लाना होगा। ठीक है, उसके बाद 85 द एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटॉम इज शोन इन द फिगर, राइट द नेम ऑफ द सीरीज। तो अब ये तो तुम लोगों को आता ही है, जब भी 1 में आएगा तो लाइमन, 2 में आ रहा है तो बलमार, 3 में आ रहा है तो पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड, इस तरह से जाएगा। Wavelength of the first line of Lyman series, Paschen series, and Balmer series in hydrogen spectrum are λ1, L, lambda p, and lambda b respectively. Arrange this wavelength in increasing order. तो सबसे लंबा जस्ट जिसका जंप होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा और लेस वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज एंड बलमार सीरीज। तो लाइमन, बलमार एंड पास्चन पहले में आ गया। पहले केस में λ1, then λ2, then λ3। λ3 ठीक है, तो पश्चन का पहला सीरीज होता है 4 से 3, बलमार का होगा 3 से 2, लाइमन का फर्स्ट सीरीज होगा 2 से 1। इस केस में पास्चन का एनर्जी अरेंज द वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, तो पास्चन का एनर्जी सबसे कम होता है तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। एनर्जी और वेवलेंथ उल्टा रिलेशन है। फिर इसके बाद वेवलेंथ इसका एनर्जी आता है, फिर इसका एनर्जी आता है। तो एनर्जी के हिसाब से अगर उल्टा बोला, तीनों का नाम लिख देते हैं, ई एल, ई बी एंड ई पी। तो एनर्जी वाइज ई एल सबसे ज़्यादा, फिर ई पी, ई बी, फिर ई पी। तो वेवलेंथ वाइज इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका। एनर्जी सबसे ज़्यादा लाइमन का होता है, वेवलेंथ सबसे छोटा लाइमन का होता है। ठीक है, तो एनर्जी जितना बढ़ता, एनर्जी और वेवलेंथ का सीरीज इज उल्टा ऑफ वन अनदर, तो ये बात ध्यान रखना। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर लाइमन, बलमार, पास्चन, लाइमन सीरीज 2 से 1 फर्स्ट सीरीज, पास्चन बलमार 3 से 2 फर्स्ट सीरीज, पास्चन 4 से 3 फर्स्ट सीरीज। 4 से 3 में जो वेवलेंथ निकलेगा वो लेमडा पी, 3 से 2 में जो निकलेगा वो लेमडा बी, 2 से 1 में जो निकलेगा वो लेमडा एल। हमें पता है कि 2 से 1 में एनर्जी इज हाईएस्ट, तो ई एल का एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। फिर 3 से 2 उसके बाद वाला एनर्जी होता है, फिर 4 से 3 उसके बाद एनर्जी आता है। तो ई एल का सबसे ज़्यादा, उसके बाद ई बी, उसके बाद ई पी। अब एनर्जी जिसका ज़्यादा उसका वेवलेंथ सबसे कम, तो इसलिए ई एल अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी है तो लेमडा एल विल बी द स्मॉलेस्ट। इफ ई पी हैज़ द लीस्ट एनर्जी, लेमडा पी विल बी द ग्रेटेस्ट। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ निकालना बलमर सीरीज का सबको अभी तक क्लियर हो चुका होगा, पहले ही एक बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द बलमर सीरीज of hydrogen atom has wavelength this, calculate the wavelength and frequency of the second member of the same series। तो फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर कौन होता है, फर्स्ट मेंबर इज ऑलवेज बलमार के लिए 3 से कहाँ पे आना है, 2 पे। तो कंजिक्यूटिव पहला वाला नंबर ही फर्स्ट सीरीज कहलाता है, बलमार का फाइनल इज 2,
तो फर्स्ट सीरीज यानी 3 से 2, सेकंड सीरीज यानी 4 से 2। तो पहले सीरीज और सेकंड सीरीज का रेशियो पूछा है, तो फर्स्ट सीरीज हमें फॉर्मूला तो ऑलरेडी ये पता है, तो फर्स्ट सीरीज यानी 3 से 2, इनिशियल इनिशियल फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। सेकंड सीरीज यानी 4 से 2, ध्यान रखना सेकंड सीरीज यानी 4 से 2। फर्स्ट सेकंड सीरीज यानी 4 से 2, फर्स्ट सीरीज यानी 3 से 2। तो होगा ही, बलमार है तो ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज बी 2। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों का रेशियो ले लिया, रेशियो का अल्टीमेटली आंसर एक वेवलेंथ तो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, पहले वाले का वेवलेंथ ऑलरेडी गिवन है 6563। तो फॉर दिस 2231 यानी लेमडा 1 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से सॉल्व करके हमें लेमडा 2 मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन में फिगर एनर्जी लेवल डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द ट्रांजिशन विच रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 496 नैनोमीटर। किसका 496 नैनोमीटर होगा वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो कौन से, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ इसमें से कौन सा ट्रांजिशन हमें 496 नैनोमीटर वेवलेंथ का फोटोन देगा, बिकॉज ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो किसका वेवलेंथ 496 नैनोमीटर होगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम उल्टा अप्रोच लेंगे, पहले एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। यहाँ पे एच पता है, सी पता है, लेमडा का वैल्यू भी आई नो 496 नैनोमीटर। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू डालोगे ना, बहुत ध्यान से डालना, बिकॉज जब तुम वैल्यू डालोगे द आंसर विल बी इन जूल्स। हमें जूल में नहीं चाहिए, हमें ईवी में चाहिए, बिकॉज कैलकुलेशन ईजी रहता है। तो हम क्या करेंगे, एच सी बाई लेमडा में जो भी आंसर आएगा उसे डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 के साथ। याद रखना, जो भी आंसर आएगा, एच की जगह एच का वैल्यू 6.626 10⁻34 -34, सी की जगह 3 इंटू 10⁻8, लेमडा की जगह 496 इंटू 10⁻9। ये सब डालने के बाद इस चीज़ को डिवाइड करेंगे ई के साथ। ई स्टैंड्स फॉर व्हाट, 1.6 इंटू 10⁻19। इसके बाद तुम्हारे पास जो एनर्जी बचेगा, that energy you will see comes out close to 2.5 EV, बिकॉज अब तो यूनिट ईवी बन चुका है ई से डिवाइड करने के बाद। तो इसमें आंसर आ रहा है 2.5 ईवी। अब तुम्हें यहाँ पे इन सब के एनर्जी में ढूंढ के निकालना है कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जो 1.2.5 ईवी जितना डिफरेंस मेंटेन कर रहा है। जैसे ट्रांजिशन ए देख लो, 4 से 3। अब 4 से 3 इज नॉट 2.5, ऑब्वियसली 0.85 से 1.5 माइनस करोगे कभी 2.5 नहीं आएगा। बी यानी 0.85 से 3.4, हाँ इसमें माइनस करोगे तो आंसर 2.5 के करीब आ रहा है। सी देख लेते हैं, 0.85 से 13.6, इट विल नेवर बी 2.5, बहुत ज़्यादा होगा इससे। -1.5 से 3.4, अगेन ये 2.5 से कम आएगा। -1.5 से तुम्हारा ई वाला -1.5 से 13.6 बहुत ज़्यादा होगा, ये 12 11 पॉइंट समथिंग आएगा। एफ से एफ वाला यानी -3.4 से 13.6, अगेन 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ओनली ऑप्शन इज बी। और ये एनर्जीज हमें कहाँ मिला, इन एनर्जीज वैल्यूज तुम मेरे हिसाब से यू जस्ट हैव टू रिमेंबर। ठीक है, नोट्स में भी गिवन है 1 2 3 4, इन चार वैल्यूज को याद रख लेना कि पहला शेल 13.6, अगला 3.4, फिर 1.5, फिर 0.85। ये याद रखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हें हेल्प हो जाएगा। Which transition corresponds to emission of radiation of maximum wavelength। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। तो कौन सा ऐसा ट्रांजिशन होगा जो 496 नैनोमीटर रिलीज करेगा, इट विल बी द बी ट्रांजिशन। बी ट्रांजिशन का जो डिफरेंस है वो 2.5 के अप्रॉक्स आ रहा है, और वही 2.5 कब आ रहा था, जब हमने लेमडा इतना लिया था। यानी ये 2.5 के अप्रॉक्स वाला ही होगा जो वो वेवलेंथ छोड़ेगा जिसका इक्वल होगा 496 नैनोमीटर्स। इसीलिए हमने पहले वेवलेंथ लेके एनर्जी कैलकुलेट किया और बाद में बस मैच कर लिया कि कौन सा एनर्जी इसके क्लोज आ रहा है। विच ट्रांसमिशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एमिशन और रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी लीस्ट एनर्जी। लीस्ट एनर्जी हमेशा कंजिक्यूटिव में आता है, कंजिक्यूटिव में एकदम छोटा वाला ढूंढ लो, 0.85 से 1.51, दिस इज द लीस्ट एनर्जी। ठीक है, एकदम कम एनर्जी का डिफरेंस है इसमें। अब ये कह रहा है नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन विच इज द रेडिएशन ऑफ लीस्ट वेवलेंथ। लीस्ट वेवलेंथ हमेशा यूवी में जाएगा।
राइट द वैल्यू ऑफ x इन EV फॉर इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 2 में तुम्हें x का वैल्यू EV में लिखना है, तो एनर्जी यहाँ पे हम निकाल देंगे n इक्वल्स टू 2 के लिए, जो भी आंसर आएगा वो EV में ही आएगा। नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विजिबल रेंज, वो हमेशा बार बार होता है। 91 कह रहा है 12.5 वोल्ट के इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस, दिस हैज ऑलरेडी बीन डन टुडे। आई थिंक सारे क्वेश्चंस ही हो गए हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस हैं, इनका सॉल्यूशंस यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। एक बार सॉल्यूशन देख लेना, अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी, बट आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द सॉल्यूशंस। ठीक है, इसी के साथ एटॉम्स खत्म होता है। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल मूव टू न्यूक्लियस एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये ख़त्म कर लेना अपने आप, एंड एनी कन्फ्यूजन जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट। बाय।